कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। अब से 1 घंटे बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी। सिर्फ 1 घंटा बाकी रह गया है। आज ही शाम तक राज्यसभा चुनाव के परिणाम भी सामने आ जाएंगे। हरियाणा में 2 सीटों के लिए त्रिकोणीय मुकाबला है। 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। बीजेपी से संजय भाटिया प्रत्याशी हैं। कांग्रेस से करमवीर बौद्ध उम्मीदवार हैं। सतीश नांदल भी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में हैं। अब से 1 घंटे बाद राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। आज हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान होना है। 3 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। हालांकि देश भर के 10 राज्यों में 37 सीटों पर चुनाव होना है राज्यसभा के लिए, लेकिन हरियाणा में काफी दिलचस्प स्थिति बनी हुई है। 2 सीटें हैं, 3 उम्मीदवार हैं और तीसरे उम्मीदवार की जीत को लेकर के भी कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं, क्योंकि क्रॉस वोटिंग या फिर जोड़ तोड़ की जो भी राजनीति रहती है उसी के आधार पर ये संभावनाएं हैं, ये अटकलें हैं, ये कयास हैं। लेकिन परिणाम क्या कुछ रहेंगे ये तो जब परिणाम सामने आएंगे तभी स्पष्ट हो पाएगा। उसी पर हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं। जादौन साहब बता रहे हैं कि किस तरह से निर्दलीय उम्मीदवार जिनको लेकर के चर्चा ही इसी वजह से हो रही है, क्योंकि निर्दलीय मैदान उम्मीदवार में निर्दलीय जो उम्मीदवार हैं वो मैदान में हैं। चर्चा ही इसीलिए हो रही है, नहीं तो चुनाव में वोटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक कांग्रेस और एक बीजेपी के खाते में नजर यहाँ पर स्थिति आ रही थी। लेकिन जादौन साहब, जो बात आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं संभावनाएं तलाशी होंगी निर्दलीय उम्मीदवार ने या भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि दोनों पर ही ये निर्भर करता है कि जो संभावनाएं हैं वो तलाशी किसने, क्या पार्टी ने तलाशी है, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने तलाशी है, या फिर निर्दलीय उम्मीदवार ने तलाशी है। ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। और इनेलो को लेकर के लगातार जो बातें कही जा रही हैं, चाहे वो बीजेपी की बात करूं या कांग्रेस की बात करूं, दोनों ही तरफ से डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है वो बात कही जा रही है कि इनेलो के वोट उनकी तरफ आ सकते हैं। लेकिन इनेलो की तरफ से साफ तौर पर ये जो कहा जा रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों से ही दुखी है प्रदेश की जनता, और आज निर्णायक फैसला इनेलो की तरफ से लिया जाएगा, तो क्या वो फैसला हो सकता है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि इनेलो कई बार रणनीतिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले जाते हैं जी। वो राष्ट्रपति चुनाव में भी उन्होंने बीजेपी के कैंडिडेट को ही वोट दिया था, तो दे सकते हैं वो। हालांकि वो उनको अपना रास्ता अगर बनाना है तो दोनों ही दलों से दूरी बनाने की जरूरत है, लेकिन फिर भी कहीं ऐसी पोजीशन आ जाए कि आखिर में किसी के पक्ष में तो फैसला करना ही पड़ेगा, क्योंकि इनेलो ने तो अब अपना कोई कैंडिडेट खड़ा किया नहीं, तो वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा सकते हैं या सतीश नादल से उनका पुराना रिश्ता है, वो इनेलो में भी थे, रोहतक के अध्यक्ष भी थे, तो हो सकता है कि उनका झुकाव उधर हो जाए। कह नहीं सकते, अभी ये तो उनको फैसला करना है कि आखिर में वो अपनी राजनीति के लिए जो प्रदेश के आम आवाम है, जो मतदाता है, उसको क्या मैसेज देना चाहती है पार्टी ने क्या अपना जो है आगे नीतिगत फैसला किया है, तो वो देखने की बात है। लेकिन रणनीतिक तौर पर कई बार वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चले जाते हैं, तो हो सकता है कि वो सतीश नांदल जी को वोट दे दें, क्योंकि वो वोट मांगने भी चले गए थे उनके पास। वो वीडियो भी जो वायरल हो रहे हैं कि वोट मांगने के हैं वो। तो ये है कि अब काफी जो है रोमांचक चुनाव हो चुका है, क्योंकि कारण क्या है कि कांग्रेस ने भी अपने आप को बचाव के लिए बड़ी व्यवस्थाएं की हैं। विधायकों को हिमाचल भेज दिया और लगातार उनको जो है उनकी निगरानी की जा रही है। हिमाचल के मुख्यमंत्री जाकर उनसे मिले, और जो है प्रदेश के जो प्रभारी हैं वीके हरिप्रसाद और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके सांसद पुत्र दीपेंद्र सिंह, लगातार राव नरेंद्र सिंह, सबकी निगरानी है, तो और बाकायदा जो है उन पर नजर रखी गई है। तो देखते हैं कि उनको क्रॉस वोटिंग से बचाए रखने का प्रयास किया गया है तमाम। इसके बावजूद जो है क्या रिजल्ट आता है, हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति ना सफल हो पाए, कुछ भी हो सकता है, संभावनाएं खुली हुई है। जो है नादल अपनी जीत भी दर्ज करवा सकते हैं और हो सकता है कि वो अपने मिशन में सफल ना हो पाए, लेकिन आखिर में कुछ न कुछ योजना बनाकर ही तो उतारा गया उनको। मैं समझता हूं कि किसी को भी अगर अपना रेस्क्यू करना है तो वो पैरासूट का सहारा तो लेगा ना जी। तो हो सकता है कि कोई पैरासूट उनको मिल गया हो, क्या पता। अब ये तो जो है मतदान होने के बाद जब मतगणना होगी तभी सामने आएगा। चलिए, ये कांग्रेस ने एक वो सावधानी और बरती है कि सेकंड प्रेफरेंस में या बाद में एक फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट ही देना है करमवीर बौद्ध को, और बाकी के किसी को सेकंड थर्ड ऑप्शन में रखना ही नहीं है, तो जरूरत भी क्या थी। यानी एक तरह से ये भी समझा जाए कि निर्दलीय सतीश नांदल को इसीलिए उतारा गया कि अगर हार हो भी जाए तो बीजेपी पर वो एक हार का धब्बा ना लगे, वो आंच ना आने पाए, इसीलिए शायद निर्दलीय उनको उतार दिया गया मैदान में। नहीं, हो सकता है कि उनका क्या मोटिव है, लेकिन अभी तक तो वो जिताते रहे ना जी। सवाल ये है कि हम अगर मान लो
कोई भी आगे का जो है आकलन करता है तो इतिहास को देखकर करता है। लोग कहते हैं कि इतिहास को पढ़ो, इतिहास जो है भविष्य का रास्ता तय करवाता है, वर्तमान को ठीक करता है। तो हम इतिहास को देख करके तो कह रहे हैं कि वर्तमान में क्या फैसला होने वाला है, ये है। तो इतिहास तो ये रहा है कि वो अपने निर्दलीय कैंडिडेट को जिताते रहे, 2 बार उन्होंने जिता लिया। बिल्कुल नहीं हो। बिल्कुल। और रामराजी शर्मा जी, लगातार भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता भी और आप भी ये दावा कर रहे हैं कि एक तो बीजेपी का कंफर्म है ही, दूसरा भी जीतेगा, निर्दलीय जिनको आपने समर्थन दिया हुआ है वो भी जीतेंगे। ये लगातार दावा जरूर किया जा रहा है, लेकिन चुनाव में नंबर्स की अगर स्थिति की बात करते हैं तो नंबर्स आपके पास निर्दलीय को जिताने के लिए पूरे नहीं हैं। उसके लिए आपने क्या प्लानिंग की है, क्या रणनीति बनाई है, या सिर्फ आत्मा की आवाज के भरोसे ही आप ये उम्मीद लगा रहे हैं कि वो राज्यसभा पहुंचेंगे? देखो, जहां तक उम्मीद है इन लोग वाली मैंने बताई, क्योंकि रणनीति तो इनके मुखिया तय करेंगे और कर ली होगी उन्होंने। 9 एमएलए और चाहिए, अगर इन लोगों को मिला लिया जाए तो 9 एमएलए के वोट चाहिए। और लिहाजा जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली है, उनका व्यक्तित्व है, वो मिलनसार हैं, जनता में जिस तरह से जनता उनको चाह रही है, और हर एमएलए ये चाह रहा है कि ऐसा मुख्यमंत्री, कम से कम 20 साल हरियाणा का मुख्यमंत्री डॉक्टर नायब सिंह सैनी रहे। और आज तक सबसे लंबे समय तक चौधरी भजनलाल जी 13.5 साल तक सीएम रहे थे। प्रदेश की जनता भी चाह रही है भाई ऐसा मुख्यमंत्री हमारा कम से कम 20 साल तो रहे। उस एंगल से हर एमएलए ये चाह रहा है भाई मेरा भी सब, क्योंकि सबके मधुर संबंध है, भाई मैं क्यों नहीं आत्मा की आवाज पे डॉक्टर नायब सिंह सैनी के हाथ मजबूत करूं और भाजपा के हाथ मजबूत करूं, क्योंकि भाजपा का समर्थित उम्मीदवार है नांदल साहब। और जिस तरह से वो चौधरी देवीलाल जी की पाठशाला में पढ़े, उनके विद्यार्थी रहे, लिहाजा उनके अच्छे संबंध हैं। तो इन लोग वालों का तो लग ही रहा है, बाकी तो समय बताएगा। और आत्मा की आवाज पे कांग्रेस पार्टी के एमएलए वोट करेंगे, मैंने आपको ये कहा, मैं फिर दोहरा रहा हूं, क्योंकि ये उम्मीद है। और जिस तरह से हमारी सरकार काम कर रही है, चाहे नौकरियों में है, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे हमारी मातृशक्ति हो, आप किसानों को देखो, सभी फसलें में एमएसपी पे खरीद रहे हैं, 24 फसलें, और 6,000 रुपये तो मोदी जी डाल देते हैं उनके खाद बीज के। आज किसान कह रहा है भाई मौज हो रही है, मौज हो रही है, 6,000 रुपये तो प्रधानमंत्री मोदी जी भेज दे भाई, और सारी फसलें हमारा मुख्यमंत्री खरीद ले है। सर, इस चुनाव और में 48 घंटे में हमारी रामराजी शर्मा जी, आपको भी मालूम है, इस चुनाव में ना किसान को वोट करना है ना मजदूर को वोट करना है, यहाँ वोट करना है विधायकों को। और विधायक हुए हैं कांग्रेस के विधायक, अरे विधायक भी तो किसान हैं, जिनको आपकी जरूरत है। उनको 5,000 रुपए की जरूरत नहीं है सर, उनको 5,000 रुपए 6,000 रुपए की जरूरत नहीं है ना। रामराजी शर्मा जी, अगर उनको पैसे की भी जरूरत है तो उनको, आपको भी पता है कितने पैसों की जरूरत है। अब वो लेकिन हिमाचल में शिफ्ट हुए थे। अगर आपको जरूरत है निर्दलीय उम्मीदवार को जिताने के लिए तो विधायकों की जरूरत, चाहे किसी भी पार्टी, स्वाभिमान वाले व्यक्ति हैं जी, और वो स्वाभिमान की वजह से जिस तरह से कांग्रेस पार्टी से वो आते हैं उनके एमएलए, भाई उन्होंने उनको बाहर भेजा, उनको वहां बंधक बनाया, उनके मोबाइल ले लिए, जमा करवा लिए, तो लिहाजा उनकी आत्मा तो आहत हुई है, उनकी भावना तो आहत हुई है, और ज्यादा रिएक्शन होगा, और रिएक्शन होगा तो आत्मा की आवाज पे वोट डालेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वभाव, हमारी पार्टी की नीतियां, और जिस तरह से विकास की आंधी चल रही है, विकास की गंगा बह रही है, विकास का रथ चल रहा है, तो हर एमएलए चाहेगा मैं भी रथ पे, विकास के रथ पर सवारी करूं। समान विकास कार्य पूरे प्रदेश में हो रहे हैं। आज बच्चों को नौकरियां मिल रही हों मेरिट पे, बिना खर्ची, बिना पर्ची के। 3 पीढ़ी खाली चली गई थी, किसी के चपड़ासी के भी दर्शन हुए थे। बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात, आपको अपनी बात पूरी करने का मौका दूंगा, लेकिन तस्वीरें फिलहाल दिखा रहे हैं, हरियाणा न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं कांग्रेस विधायकों की। कांग्रेस विधायक जो रुके हुए थे हमारा होटल में और वो वहां से जो रवाना हुए हैं, वो तस्वीरें सामने आ गई हैं। हरियाणा न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, किस तरह से सुबह सुबह मुस्कुराते हुए नजर आए हैं कांग्रेस के तमाम विधायक, और वहां से रवानगी उनकी हो चुकी है। अब से कुछ ही देर में चंडीगढ़ पहुंचेंगे सभी कांग्रेस के विधायक, और
चंडीगढ़ में विधानसभा में, हरियाणा विधानसभा में वोटिंग होगी राज्यसभा चुनाव के लिए। 2 उम्मीदवार जीत करके राज्यसभा पहुंचेंगे। 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। 3 में से वो 2 कौन से चेहरे होंगे, इस पर हर किसी की निगाहें जो है वो टिकी हुई हैं। लेकिन फिलहाल आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। ये हरियाणा कांग्रेस के विधायक हैं, एक दूसरे के साथ मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। विक्ट्री का साइन भी दिखाते हुए नजर आए कांग्रेस के नेता। लेकिन देखना होगा क्या इस बार हिस्ट्री रिपीट होगी या फिर कांग्रेस की वो एकजुटता जिसके दावे किए जा रहे हैं, जिसकी बातें कही जा रही हैं, क्या वो एकजुटता यहां पर दिखाई देगी? क्या कांग्रेस के उम्मीदवार जीत करके पहुंचेंगे राज्यसभा? ये अपने आप में फिलहाल एक बड़ा सवाल बना हुआ है। हर किसी के जहन में यही सवाल है कि क्या बीजेपी के उम्मीदवार को कंफर्म माना जा रहा है कि वो तो राज्यसभा पहुंचेंगे ही, लेकिन क्या निर्दलीय और कांग्रेस उम्मीदवार में मुख्य मुकाबला है? और अगर इनमें दोनों में मुख्य मुकाबला है तो क्या कांग्रेस के उम्मीदवार संख्या बल के हिसाब से वो जीत करके राज्यसभा पहुंचेंगे या नहीं, ये आज शाम तक स्पष्ट हो जाएगा। और फिलहाल वो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, हरियाणा कांग्रेस के विधायकों को क्रॉस वोटिंग के डर से या तमाम जो भी जोड़ तोड़ की जो संभावनाएं रहती हैं उन सभी से बचाने के लिए ये प्रयास हरियाणा कांग्रेस की तरफ से किया गया, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से किया गया। सभी विधायकों को हिमाचल में शिफ्ट किया गया। हालांकि हिमाचल में भी अलग अलग जगह पर उनको 2-3 दिन में शिफ्ट कर दिया गया, घुमा दिया गया। और ये कहा जा रहा है कि घुमाने के लिए लेकर के गए, गर्मी हो गई थी हरियाणा में, इस तरह की बातें भी कही जा रही हैं। लेकिन असल वजह सबको मालूम है कि पिछला जो इतिहास रहा है, चाहे वो क्रॉस वोटिंग रही हो या फिर स्याही कांड का किस्सा रहा हो या फिर इस तरह की जो परिस्थितियां बनने की संभावनाएं हैं जिससे कांग्रेस के उम्मीदवार की हार हो सकती है, कांग्रेस उम्मीदवार एक बार फिर से राज्यसभा जाने से चूक सकते हैं, उन तमाम संभावनाओं से बचने के लिए, उन तमाम स्थितियों से अपना बचाव करने के लिए हरियाणा कांग्रेस की तरफ से एक रणनीतिक चाल, एक अलर्टनेस इसे कहा जा सकता है, जो कांग्रेस के विधायकों को हिमाचल में शिफ्ट किया गया था। रामराजी शर्मा जी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, मैं उसके बाद कृष्ण शर्मा जी के पास जाऊंगा, उनसे भी इस पर जानने की कोशिश करूंगा। देखो, जहां तक कांग्रेस के कैंडिडेट का सवाल है जी, करमबीर बोध जी, ये राहुल गांधी के कैंडिडेट हैं जी, और इनके एमएलए नहीं चाह रहे कि वो इनको सपोर्ट करें, क्योंकि यहाँ का इनके बीच का तो कोई है नहीं कैंडिडेट। और दलित समाज में उनकी भावना आहत हुई है, क्योंकि बहुत हरियाणा में बहुत कम है। बीएससी समाज की भावना आहत हुई है, ओबीसी समाज की भावना आहत हुई है, क्योंकि इससे साफ साफ जाहिर होता है कि भाई कांग्रेस के एमएलए आत्मा की आवाज पर वोट डालेंगे। और जिस तरह से मैंने आपको बताया, भाई चाहे किसी भी वर्ग को ले लो, आप मातृशक्ति को ले लो, मातृशक्ति के लिए 33% आरक्षण हमने दिया, 3 तलाक खत्म किया जो मुस्लिम बहनों के लिए कष्टदायक था, हम लाडो लक्ष्मी योजना लेकर आए, उसका दायरा ही बढ़ा दिया, 180 कर दिया, 1,80,000, उसमें और ज्यादा बहनों को लाभ होगा। और बीमा सखी योजना लेकर आए, लाडो लक्ष्मी योजना लेकर आए हम, और ड्रोन दीदी योजना लेकर आए। जिस तरह से बहनों के लिए हमने काम किया और ऐसे किसान भाइयों के लिए काम किया, और युवाओं को जो नौकरियां मिल रही हैं बिना खर्ची बिना पर्ची के, 3 पीढ़ी चली गई थी, कोई चपड़ासी के दर्शन नहीं हुई। आज किसान मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा, जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली, कोई चपड़ासी नहीं लगा, आज मेरिट का आधार पर क्लास ऑनर लग रहा है, बिना खर्ची बिना पर्ची के। ये हमारी सरकार लगा रही है, डॉक्टर नायब सिंह सैनी की सरकार लगा रही है। समान विकास कार्य पूरे प्रदेश में हो रहा है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा है। जिस तरह से रोड बनाए जा रहे हैं, हमारी सड़कों को देख लो चारों तरफ, चाहे आप कहीं पर भी देख लो, पहले चंडीगढ़ से दिल्ली जाते थे कितना समय लगता था, इनके टाइम में अब कितना लगता है। हमारे जींद में देख लो, आईएमटी बने हैं जींद के चारों तरफ, जिस तरह से सड़क बने हैं और आईएमटी बने हैं, 10 आईएमटी बनने जा रही है, आपको वोट मिलेगा, हमारे बच्चों को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दी जा रही है। जिस तरह से हमारी सरकार काम करी हर वर्ग के लिए, और जनता को हम भगवान मानते हैं, भगवान रूपी जनता ने हमारे को आशीर्वाद दिया। तीसरी बार केंद्र में हमारी सरकार बनी, तीसरी बार प्रदेश में हमारी सरकार बनी, केंद्र में विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, हमारे चाणक्य के रूप में विख्यात लोह पुरुष के नाम से जाने जाने वाले। रामराजी शर्मा जी, आपको लगता है इन तमाम बातों को लेकर के आपको वोट मिलेंगे, आपके निर्दलीय उम्मीदवार की जीत होगी, आपको लग रहा है? आदरणीय अमित शाह जी गृह मंत्री बने, यहाँ डॉक्टर रामराजी शर्मा जी, मेरी आवाज मिल पा रही है सर आपको? क्या जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है?
हाँ आवाज आ रही है ना, आवाज आ रही है। मैं वही कह रहा हूँ रामराजी शर्मा जी, आप तो जो तमाम बातें गिनवा रहे हैं, क्या इन इन बातों की वजह से आपको इससे लगता है फर्क पड़ेगा ना। कि विधायक इन्फ्लुएंस होंगे और जितने ज्यादा वोट की आपको जरूरत है, क्योंकि आपको विधायक एक दो वोट इम्प्रेस की होंगे, जरूरत नहीं है सर। विधायक रामराजी इम्प्रेस होंगे। रामराजी शर्मा जी, आपको एक दो विधायक की जरूरत नहीं है, आपको मालूम है आपको कितने विधायकों की जरूरत है। ऐसा है ना, जिस तरह से हमारी सरकार काम कर रही है ना, जी तो विधायक इससे इम्प्रेस है। भाई विधायक भी तो हमारे इंसान है, वो भी तो हमारे बीच में रहते हैं, हमारे भाई हैं। वो भी चाह रहे हैं हमारे प्रदेश में नहीं, डॉक्टर नारायण सिंह मुख्यमंत्री कम से आपसे कम कुछ ही देर पहले कृष्ण शर्मा जी कह रहे थे, मुख्यमंत्री की, मैं वही कह रहा हूँ ना रामराजी शर्मा जी, आपसे कुछ ही देर पहले कह रहे थे कृष्ण शर्मा कि आने वाला समय कांग्रेस का है, ऐसे में तमाम विधायकों को पता है कि उनका भविष्य कहाँ है, इसीलिए कांग्रेस के पक्ष में ज्यादा वोट पड़ेंगे, वो तो ये दावा कर रहे हैं। कांग्रेस तो डूबता जहाज है, डूबता जहाज। और जिस तरह से इन्होंने झूठ बोला था ना लोकसभा चुनाव में जी, इन्होंने ठगी ठोरी करके झूठ बोल के 5 सीट जीत ली थी। इन्होंने झूठ बोला था, संविधान बदला जा रहा है, संविधान बदला जा रहा है, आरक्षण खत्म कराया जा रहा है, बहनों के खाते में 1 लाख आएंगे, बहनों के खाते में 1 लाख सालाना आएंगे, 8,500 रुपए महीना आएंगे, खटाखट फटाफट फटाफट। उससे जनता में भारी रिएक्शन था। इनकी ठगी ठोरी की दुकान, इनकी काट की इंडी एक बार चढ़ गई थी और जनता में बहुत भारी रिएक्शन था। इन्होंने बहनों को झूठे गारंटी कार्ड तक बांट दिए थे। ठीक है, बहनों को गारंटी कार्ड ठीक है, मैं महेंद्र की ओर रुख कर लेता हूं। महेंद्र चंडीगढ़ से लगातार ताजा अपडेट्स पहुंचा रहे हैं दर्शकों तक। महेंद्र, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट्स हैं, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो शुरू होने वाली है विधानसभा। बिल्कुल हितेंद्र, देखिए राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव अभी से कुछ समय बाद शुरू होगा। करीब 45 मिनट बचे हैं जब वोटिंग प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन उससे पहले यहां पर बीजेपी विधायक पहुंचने शुरू हो चुके हैं। अभी पानीपत शहरी के विधायक प्रमोद विज यहां पर पहुंचे थे। समालका के विधायक मनमोहन बढ़ाना वो अंदर दाखिल हो चुके हैं विधानसभा के, और ऐसे सिलसिला जो है खासकर बीजेपी विधायकों के आने का जो है वो शुरू हो चुका है। यानी कि 9 बजे से पहले पहले बीजेपी के तमाम विधायक यहां विधानसभा पहुंचने की उम्मीद है, ऐसा बताया जा रहा है। इसके साथ साथ कांग्रेस विधायक दल की बात करूं तो कांग्रेस विधायक दल भी हिमाचल से रवाना हो चुका है। अभी कुछ समय बाद वो भी जो है यहाँ पर विधानसभा में पहुंचेंगे और वोटिंग प्रक्रिया जिसका निर्धारित समय 9 बजे रखा गया वो भी अपने निर्धारित समय पर शुरू होगी। तो गहमा गहमी आज विधानसभा में पूरी देखने को मिल रही है। मैं आपको तस्वीरें यहाँ की दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से सुरक्षा के प्रबंध बेहद कड़े कर दिए गए हैं और लगातार जो विधायक हैं वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। अब बीजेपी के विधायक हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से 9 बजे से पहले पहले ही जो बीजेपी विधायक दल के सभी सदस्य हैं वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से 9 बजे मतदान शुरू होना है उससे पहले ही ये उम्मीद लगाई जा रही है कि चाहे कांग्रेस के विधायक हो चाहे बीजेपी के विधायक हो वो सभी यहाँ विधानसभा परिसर में पहुंचेंगे, क्योंकि मतदान की जो प्रक्रिया है उसका समय 9 बजे निर्धारित किया गया। तो 9 बजे से पहले ही ये प्रक्रिया शुरू हो, इसको लेकर यहाँ पर सभी विधायक जो हैं वो अब पहुंचना शुरू हो चुके हैं। जी हितेंद्र। हाँ बिल्कुल, विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आपने बताया कि 2-3 विधायक अभी तक यहाँ पर पहुंच भी चुके हैं, लेकिन जो टीम वोटिंग के लिए यहाँ पर मौजूद रहने वाली है, क्या वो टीम भी पहुंच चुकी है महेंद्र? बिल्कुल, देखिए जिन चुनाव अधिकारियों की ड्यूटी आज के इस राज्यसभा चुनाव के लिए लगाई गई है वो सभी यहाँ विधानसभा परिसर में पहुंच चुके हैं, क्योंकि चुनाव से पूर्व जो तैयारियां करनी होती हैं वो तमाम तैयारियां ऊपर की जा रही हैं। इसके साथ साथ जैसे ही यहाँ पर 9 बजेंगे उसके साथ साथ मतदान शुरू होगा तो वो प्रक्रिया भी सुचारू रूप से शुरू हो। उससे पहले की जो तैयारियां वो लगभग मुकम्मल कर ली गई है। मैं आपको और भी तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, क्योंकि लगातार देखिए ये बीजेपी के विधायक हैं जो सबसे पहले यहाँ पर पहुंचना शुरू हुए हैं, और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि अब लगातार विधायक यहाँ पर पहुंच रहे हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि 9 बजे से पहले पहले जो बीजेपी के सभी विधायक हैं वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे। आप देख सकते हैं अभी एक और विधायक हैं वो जो यहाँ पर पहुंचे हैं विधानसभा में, और इसी तरह से लगातार ये सिलसिला जारी है, क्योंकि मतदान प्रक्रिया शुरू होने से पहले बीजेपी ये कवायद करेगी कि उनके जो विधायक हैं उनके सदस्यों का मतदान सबसे पहले करवा लिया जाए, क्योंकि उनकी संख्या भी ज्यादा है। तो जाहिर है वो चाहेंगे कि उनका जो विधायकों का मतदान है वो पहले से करवा लिया जाए। जी हितेंद्र जी, और क्या इस तरह की कोई बैठक, जो बैठकों का सिलसिला चला पिछले दिनों में, क्या आज भी कोई बैठक भारतीय जनता पार्टी की रह सकती है?
बिल्कुल, देखिए चुनाव के बाद जिस तरह से वोटिंग प्रक्रिया शुरू होगी उसके बाद जो है बैठक दोनों ही पार्टियों की तरफ से रखी गई है, कांग्रेस की तरफ से भी रखी गई है, बीजेपी की तरफ से भी रखी गई है, क्योंकि जो आज सदन की जो कार्रवाई है विधानसभा में बजट सत्र की वो दोपहर 2 बजे होनी है। तो उससे पहले ये बातचीत रहेगी विधायकों के साथ साथ। अभी जो कांग्रेस के विधायक है वो सीधे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर जाएंगे, जहां पर उनकी बातचीत होगी, उनकी मीटिंग होगी और उसके बाद वो सीधे यहाँ विधानसभा में पहुंचेंगे। तो मीटिंग का दौर लगातार जारी है, साथ साथ हितेंद्र ट्रेनिंग का भी दौर जारी है कि किस तरह से मतदान उनको करना है। ये बेहद खास है कि किस तरह से किसी भी विधायक की वोट रद्द ना हो, खराब ना हो, उस पर विशेष फोकस दोनों ही पार्टियां कर रही हैं, क्योंकि ये जानकारियां मिली थी कि जिस तरह से ट्रेनिंग कराई गई थी विधायकों की, उसमें बीजेपी के कुछ एक विधायकों की वोट जो है वो गलत हुई थी, यानी कि वो वोट खराब हो सकती थी, तो उसको देकर दोबारा से उनका प्रशिक्षण कराया गया। कांग्रेस इसी कवायद में है कि किसी भी विधायक की वोट जो है वो रद्द नहीं होनी चाहिए, किसी तरह से उनको खास रूप से प्रशिक्षण वो 2 दिनों से दिया जा रहा है। जी हितेंद्र। ठीक है, मैं अपनी चर्चा में आगे बढ़ूंगा। हमारे साथ लगातार कुछ खास मेहमान बने हुए हैं। कृष्ण शर्मा जी, मैं आपका रुख कर रहा हूं क्योंकि कांग्रेस में भी कई ऐसे विधायक हैं जो पहली बार राज्यसभा के लिए, राज्यसभा चुनाव के लिए अपना वोट कास्ट करेंगे। तो ऐसे में जो बातें कही जा रही हैं, क्योंकि सियासी गलियारों में एक एक बात जो है वो अपना एक अलग ही मैसेज लेकर के पहुंचती है। अगर आपके वोट रद्द भी होते हैं तब भी आप पर सवाल उठेंगे, चाहे वो गलती से हो चाहे जानबूझ करके हो, क्योंकि एक एक वोट का इंपॉर्टेंस होता है और एक एक वोट से स्थिति जो है वो बन बिगड़ सकती है। लेकिन अगर एक भी वोट कैंसिल होता है कांग्रेस के सदस्यों का तो उसको लेकर के भी सवाल उठेंगे, और उसको लेकर के आपकी क्या कुछ तैयारी है, क्या कुछ रणनीति है, और पूरी तरह से ताकि आपके जो कैंडिडेट हैं उनकी जीत सुनिश्चित की जा सके, उसको लेकर के। कृष्ण शर्मा जी, मेरी आवाज आप तक मिल पा रही है? शायद मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, मैं उनसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन इनेलो की तरफ से सस्पेंस बरकरार है ओंकार जी, अभी तक भी। अब तो मुश्किल से आधा घंटा ही रह गया है, लगभग 37 मिनट के आसपास समय रह गया है, अभी तक भी सस्पेंस बना करके रखा है इनेलो ने। इंद्र जी, सस्पेंस की बात नहीं है जी। मैं पहले ही बता चुका हूं कि हमारी 2 वोट है। 2 वोट की उपयोगिता तभी जरूरत होगी यदि कांग्रेस के विधायक क्रॉस वोट करते हैं। और कल भी अभय चौटाला जी ने कहा है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही प्रदेश को लूटा है, दोनों से ही जनता परेशान है। काफी हद तक वो क्लियर कर चुके हैं। जो कुछ कसर रह गई, अभी चुनाव में वोटिंग शुरू होगी, सब स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन लोकतंत्र का तकाजा ये कहता है कि 37 विधायक कांग्रेस के, 1 सदस्य कांग्रेस का जीतना चाहिए, 48 विधायक बीजेपी का, 1 बीजेपी का जीतना चाहिए। ये सारा प्रोपेगेंडा शुरू ही क्यों हुआ? अगर हम इसको व्यवस्था को सीधे सीधे देखते तो दोनों का 1-1 सदस्य तय था जी। और जाना भी चाहिए था। ये सारा प्रोपेगेंडा किया किसने? बीजेपी ने, अपना दूसरा सदस्य खड़ा करके। ये कहते हैं वो आजाद है, आज भी वो प्रदेश का उपाध्यक्ष है, आज भी वो पद पर है। फिर जितने बीजेपी के एक्स्ट्रा 17 वो सारे उसको वोट करेंगे। तो अधिकारी की क्यों नहीं इसको घोषित किया? आधिकारिक दे देते इसको, शायद इसलिए, फिर पता लग जाता। शायद इसलिए ताकि इनेलो बाद में कह सके जी हमने तो बीजेपी को समर्थन नहीं किया, आजाद को किया। नहीं, देखिए इसके बारे में चौधरी अभय सिंह चौटाला जी एक बात स्पष्ट कह चुके 3-4 दिन पहले कि जो व्यक्ति हमारी पीठ में छुरा घोंप के गया हो, हमें धोखा दे के गया हो, अगर वो सोच रहा है कि वो पुराने साथी होने का फायदा उठाएगा तो ये आसान काम नहीं है। ये काफी कुछ इशारा कर देता है। और मैं तो ये कहना चाहता हूं, अगर बीजेपी को इतना ही अपना बात था, जैसे रामराजी शर्मा जी कहते हैं कि मुख्यमंत्री बहुत पसंदीदा है और 20 साल तक बने रहने चाहिए, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इनसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या खट्टर साहब बेकार थे? 10 साल खट्टर साहब में कुर्सी पे रहे, क्या खट्टर साहब ठीक नहीं थे? क्या ये ज्यादा बढ़िया खट्टर साहब से? बहुत अफसोस की बात है, आप जब ये तारीफ करते हैं ये नहीं देखते कि उस तारीफ के पीछे इनडायरेक्टली इन्हीं के दूसरे मुख्यमंत्री की बुराई हो रही है। और आज अगर ये कहते हैं कि हमारे दूसरे कैंडिडेट जीतेंगे तो दोनों ही बीजेपी के खड़े कर देते, पता लग जाता किसकी कितनी पहचान है, कितनी किसकी लोकप्रियता है।
दोनों ही बीजेपी की तरफ से खड़े होते तो पता लगता दोनों ही हार जाए कहीं। बड़े अफसोस की बात है, क्योंकि वोट का गणित है। अगर दोनों बीजेपी के होते तो संजय भाटिया जी को हो सकता है 31 वोट ना मिलते। ये तो देखिए, अगर ये कहते हैं कि सारा प्रोपेगेंडा खड़ा तो इन्होंने ही किया ना। तो आप ये कह रहे हैं कि इनेलो की स्थिति बाद में तय होगी जब कांग्रेस और बीजेपी के विधायक अपना वोट कास्ट कर चुके होंगे, शायद तब दो विधायक इनेलो के निकल करके आएंगे, स्थिति के बारे में पहले जानकारी हासिल करेंगे, उसके बाद वोट करेंगे। देखिए हितेंद्र जी, मैं पहले स्पष्ट कर चुका हूं, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी बार बार ये कहते हैं कि प्रदेश की जनता कांग्रेस और बीजेपी दोनों से ही दुखी है, और कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही प्रदेश को लूटा है। तो इससे बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। बाकी आखिरी निर्णय तो फिर भी अभय सिंह चौटाला जी लेंगे, और जिस समय वोट का टाइम आएगा तभी लेंगे। यानी अभी तक ये फैसला नहीं हुआ है कि हम बीजेपी के साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं, निर्दलीय के साथ हैं, फैसला सब हो गया, लेकिन निर्णय आपको तभी पता लगेगा। ठीक है जादौन साहब, तमाम बातें जो कही जा रही हैं, विशेष रूप से मैं इनेलो की ही बात कर लेता हूं, एक बार के लिए बीजेपी और कांग्रेस पर बात नहीं करते हैं, क्योंकि वोट से फैसला कांग्रेस और बीजेपी से ही हो जाना चाहिए। लेकिन इनेलो के पास जो दो निर्णायक वोट्स हैं, अगर स्थिति कुछ भी बनती बिगड़ती है तो उसको लेकर के ये सस्पेंस बनाया रखा गया है। अभी तक बीजेपी को भी कोस रहे हैं, कांग्रेस को भी कोस रहे हैं, निर्दलीय को अलग से कोस रहे हैं, पीठ में छुरा घोंपने वाला बताया जा रहा है। लेकिन स्थिति आपको इनेलो की नजर क्या आ रही है? इनेलो का फैसला क्या हो सकता है? क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरह कोई चौंकाने वाला फैसला तो नहीं होने वाला इनेलो का भी? तीन ही है जी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या निर्दलीय। अब वो तीनों से ही उनकी नाराजगी है, तो वो तो मैसेज दे रहे हैं, वो अपने बयानों से मैसेज दे रहे हैं प्रदेश की जनता को कि भाई ये क्या स्थिति है, ये देख लीजिए कि तस्वीर तो ये है। लेकिन मेरा मतलब है कि मुझे लगता है कि वो अपने वोट का उपयोग तो करेंगे, क्योंकि वोट ना करके फिर वोट बेकार ही जाएगा, और क्या है जी, फिर उसका मतलब क्या है। लेकिन अभी उनके पास 4 बजे तक का समय है, वो कभी भी फैसला कर सकते हैं बीच में कि भाई किसको वोट देना है। वोट का उपयोग तो करेंगे वो, मुझे लगता है जी, कि वोट जो है व्यर्थ क्यों जाने देंगे। अगर चुनाव का मतदान का समय निकल गया तो आपका वोट व्यर्थ हो गया, उसका कोई उपयोग ही नहीं हुआ, इसका मतलब ये है। लेकिन जो बातें चलती हैं सियासी गलियारों में, जो जिस तरह की बातें होती हैं, हर एक कदम महत्वपूर्ण होता है। अगर वोट देते हैं तब भी, वोट नहीं देते हैं तब भी, वोट में पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं तब एक अलग बात होगी। अगर इन तीनों में से किसी एक को वोट करते हैं तो फिर इनेलो की तरफ से इनेलो के नेता जो कह रहे हैं बार बार कि बीजेपी ने भी लूटा, कांग्रेस ने भी लूटा और निर्दलीय ने तो पीठ में छुरा घोंपने का काम किया, तो फिर वहां पर भी स्थिति इनेलो के लिए कहीं ना कहीं एक अलग से जवाब देने वाली स्थिति होगी। नहीं, चलिए अगर वो वोट नहीं देते हैं तो भी उनका एक स्टैंड तो माना ही जाएगा जी, कि भाई उन्होंने जो है राजनीतिक रूप से अपने आप को अलग रखा है, और कोई वो नोटा वाली स्थिति कि नोटा है कि कोई भी जो है एलिजिबल नहीं है तो हम तो नोटा को वोट देंगे। हाँ। तो अब इसमें भी नोटा का जो है होना चाहिए प्रावधान, या तो फिर नोटा को वोट चला जाता, नहीं तो फिर ये है कि नोटा ही माना जाएगा वो एक तरह से सैद्धांतिक रूप से जी, कि आपके माफिक कोई भी प्रत्याशी नहीं था, इसलिए आपने वोट न देने का फैसला किया, तो ये मैसेज चला जाएगा। अरे वो तो काउंटिंग में सब आ ही जाता है कि कितने वोट पड़े, वो तो सारा हो ही जाता है कि अगर इनेलो के पड़े कि नहीं पड़े। वो तो फिर बकायदा अगर ये वोटिंग करने जा रहे होते तो इन्होंने अपने एजेंट वगैरह भी नियुक्त किए जाते हैं, वो तो शायद इन्होंने एजेंट नियुक्त किए नहीं, एजेंट भी तो नियुक्त किया जाता है जी, ताकि उसको दिखा के वोट डाला जाता है, ये नियम है उसमें कि आप अपने पार्टी के एजेंट को दिखाकर वोट डालिए। इन्होंने तो एजेंट की नियुक्ति भी नहीं की है। अब किस तरह से क्या है वो तो प्रोसीजर के हिसाब से तो मेरे समझ में ये आता है कि एजेंट अगर वोट डालने की तैयारी होती तो वो एजेंट भी नियुक्त करते। तो देखते हैं कि अब आखिर तक उनका क्या स्टैंड। अभी तो 4 बजे तक का समय है, 4 बजे तक के 4 बजने से कुछ समय पहले तक भी अगर फैसला करते हैं तो वोट डाला जा सकता है, वो जिसको भी देना चाहे जी। ये तो वो प्रदेश में क्या मैसेज देना चाहते हैं, वो अपने प्रतिद्वंदी दलों के अलावा आम आवाम को, आम मतदाता को क्या मैसेज देना चाहते हैं जी, तो वो भी इस पर भी निर्भर करता है। हो सकता है कि वो ये महसूस करते हो कि ये एक अलग लाइन बनाने के लिए, पार्टी का एक अलग स्टैंड दिखाने के लिए ये फैसला ठीक है कि किसी को ना वोट दिया जाए। तो ये है कि वो इनेलो के ऊपर है कि वो अपनी रास्ता, अपनी राह, राजनीतिक राह किस तरह से बनाना
चाह रहे हैं और लोगों को किस तरह से जो है अपना मैसेज देना चाहते हैं, अपनी क्या छवि लोगों के बीच में प्रस्तुत करना चाहते हैं, उस पर निर्भर करता है। तो वो जो है उस हिसाब से फैसला करेंगे। बाकी तैयारियां है ही, कांग्रेस वाले सब अपने कैंडिडेट को देंगे ही, भारतीय जनता पार्टी वालों को भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को देना है, और जो स्पेयर वोट है भाजपा के वो जाएंगे। निर्दलीयों का बताया जा रहा है कि निर्दलीय जो है निर्दलीय के साथ है, सतीश नादल के साथ, वो तो खुले में ही कह रहे हैं कि हम इनके साथ हैं। तो ये है कि आगे वो अपनी जीत का आंकड़ा कैसे पूरा करते हैं, ये ही एक रोमांच। ठीक है, आपसे कुछ ही देर बाद वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी और शाम तक ही राज्यसभा चुनाव के परिणाम जो है वो भी सामने आ जाएंगे। हरियाणा में 2 सीटों के लिए त्रिकोणीय मुकाबला है। बीजेपी से संजय भाटिया उम्मीदवार हैं, कांग्रेस से क्रमवीर बोध हैं, सतीश नादल भी निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में हैं। और थोड़ी देर बाद हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग होगी। विधानसभा में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग और शाम 5 बजे से वोटों की गिनती जो है वो शुरू